नमस्कार साथियों, मैं रामेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। और इसके पहले कल की क्लास में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तमाम सारी बातें बताई थी। वो टॉपिक जो था वो हमारा कल की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, जो कि आपके भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग डीपीएसपी की बात करेंगे और आर्टिकल नंबर 35 से 36 से लेकर 51 तक के जो भी आर्टिकल्स है वो सारे आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे यही बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डीपीएसपी है इनका उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डीपीएसपी यानी कि जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डीपीएसपी डीपीएसपी इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मतलब कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो डीपीएसपी है वो क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान में कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, तो उसके चौथे वाले भाग में इनको रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत इनका डिस्कशन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नीति का मतलब क्या होता है? पॉलिसी। पॉलिसी निर्देशक का मतलब क्या होता है? कि जो गाइड करे, जो आपको गाइड करे। मतलब कि जो यहाँ पे डीपीएसपी के अंदर जो बातें दी गई हैं, तो वो बातें सरकार के लिए एक आइडियलिस्टिक बातें हैं। आइडियलिस्टिक बातें का मतलब क्या है? आइडियलिस्टिक बातों का मतलब ये है कि यहां पर जो सरकार है, सरकार को एक तरह से गाइडलाइन दी गई है कि सरकार जो भी अपनी पॉलिसी बनाएगी, सरकार जो भी अपने काम करेगी, वो सारे काम, वो सारी पॉलिसी इन्हीं बातों को जो डीपीएसपी के अंतर्गत मेंशन की गई हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी सारी पॉलिसी बनाएगी, वो सारे कार्य करने की कोशिश करेगी जो यहाँ पे डीपीएसपी के अंतर्गत बातें दी गई हैं। तो ये मतलब होता है आपका डीपीएसपी का। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डीपीएसपी का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? तो हमारा जो भारत है वो कल्याणकारी राज्य ऐसे बनेगा जब हम यहाँ पे लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे, जनता की भलाई की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लोगों को मुफ्त में इलाज दे दिया जाए, मुफ्त में इलाज दे दिया जाए, ठीक है, मुफ्त में इनको एजुकेशन दे दी जाए, मुफ्त शिक्षा दे दी जाए, मुफ्त में आपका जो लीगल एड है यानी कि कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। अगर सरकार यहां पे मुफ्त में आपको इलाज दे रही है, मुफ्त में आपको फ्री में शिक्षा दे रही है, और फ्री में आपके कानूनी सहायता दे रही है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में आपका जो डीटीसी की बसेस हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसेस हैं, वहां पे महिलाओं को टिकट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है वो कोशिश कर रही है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बने या वेलफेयर गवर्नमेंट बने। तो इसी के कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हीं को यहां पे फॉलो किया जा रहा है। अब जैसे आपको पता है कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर चाहे आपको फीवर आ रहा हो, चाहे आपके पैर में दर्द हो, या फिर आप या फिर आप आपको आपके पैर में दर्द हो, या फिर आपके यहाँ पे किडनी फेल हो गया हो, उन सारी चीजों के यहाँ पे फ्री में इलाज कराया जाएगा। ये यहाँ पे राज्य सरकार ने, क्या मतलब जो राजस्थान की सरकार है उसने ये यहाँ पे प्रोविजन
कर रखा है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट आपका फ्री में इलाज कर रही है लोगों का, तो ये एक तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इस तरह से समय समय पर ये करते रहना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो माना जाता है कि वो सरकार आपके नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो कर रही है। तो ये इसका मतलब होता है। तो इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना इनका उद्देश्य है। तो आप सभी लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपके पार्ट 4 के अंतर्गत है, पार्ट 4 के अंतर्गत है। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि सर ये आपके 36 से लेकर 51 तक, ये तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए, लगभग कितने हो गए आपके 15 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो सर ये बताइए कि क्या ये सारे आर्टिकल्स हमें याद करने पड़ेंगे? तो मेरा जवाब होगा नहीं, नहीं, सभी आर्टिकल्स याद नहीं रखने हैं, सभी आर्टिकल्स याद नहीं रखने, ठीक है। क्या याद रखने? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को यहां पे याद रखना है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के समक्ष यहां पर उपस्थित हूं। मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों को यहां पे याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपकी कहां से एडॉप्ट किए गए हैं? ये जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपकी कहां से एडॉप्ट किए गए हैं, कहां से लिए गए? तो पहले बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपके इंडिया में आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो आयरलैंड है साथियों, इसने लिए हैं स्पेन से, इसने लिए हैं स्पेन से, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डीपीएसपी है, ये भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं या किस देश से इनकी प्रेरणा ली गई है? तो आंसर आपका होगा कि सर आयरलैंड से लिए गए। और अगर आपसे एक और कदम आगे बढ़ते हुए पूछ लिया जाए कि आयरलैंड ने किस देश से लिए, तब आपका आंसर होगा कि सर इसने स्पेन से लिए हैं, ठीक है। तो क्या ये आपके न्यायोचित है? न्यायोचित का मतलब है कि यदि सपोज करो कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको फ्री में लीगल एड नहीं दे रही है, कानूनी सहायता आपको फ्री में नहीं दे रही है, तो क्या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं साथियों, अगर आपकी जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, अगर आपको यहां पे फ्री में आपको लीगल एड नहीं दे रही है, फ्री में आपको कानूनी सहायता नहीं दे रही है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा भारतीय संविधान में कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके यहां पे डीपीएसपी है, ये आपके यहां पे इन्फोर्सिबल नहीं है। आप ये कह सकते हो कि आपके यहां पे न्यायोचित नहीं है, तो आप इसके लिए यहां पे कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये आपके यहां पे इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब कि आपके वाद योग्य नहीं है, ये आपके वाद योग्य नहीं है, ठीक है। मतलब इनको आपको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। आसान भाषा में कहें तो जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जबरदस्ती इनको लागू नहीं कराया जा सकता। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर सरकार इनको लागू नहीं कर रही तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ यहां पे न्यायालय पे नहीं जा सकते, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये तो हो गई आसान भाषा में बात कि जबरदस्ती आप इनको लागू नहीं करा सकते। मतलब सरकार से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको फ्री में यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दो, हमें फ्री में यहां पे इलाज दो, हमें फ्री में यहां पे एजुकेशन दो। सरकार अगर सक्षम होगी तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि कोई भी पिता अपने बेटे से जबरदस्ती सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। अगर बेटे का दिल करेगा, बेटे का मन होगा, तो वो अपने पिता को सम्मान देगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो इसी तरह से बच्चों, अगर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, अगर उसका दिल करेगा, वो अगर सक्षम होगी, तो वो चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज ये चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड नहीं कराएगी।
ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इनमें राज्य का आदर्श निहित होता है, मतलब अगर सरकार इनको लागू करती है तो ऐसा माना जाएगा कि जो सरकार है वो आपकी एक आदर्शवादी सरकार है। क्लियर है सभी को? इन इन दीज लाइज द आइडियल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से, हाँ इसको मैं बता रहा था कि क्या इसका मतलब होता है। तो आप इसको बोल सकते हो पॉलिटिक लैंग्वेज में कि ये वाद योग्य नहीं है, ये आपके वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब आपका जो भी लाइन लिख रहा हूं सभी का मतलब ये आपका यही है। ठीक है, दूसरी बात, गैर न्यायोचित है। ये आपके यहां पे गैर न्यायोचित है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये आपके इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो बस इसी को आप याद रख लो, वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया इनको आपको लागू नहीं कराया जा सकता है। तो वो मैंने आपको यही बता दी, बस दो ही बात यहां पे याद। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। जो आपका डीपीएसपी है वहां पे कुछ आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिन पे आपको गांधीवाद दिखाई देगा, मतलब जो गांधी के सिद्धांत है, गांधी के सिद्धांत से प्रेरित होकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो संविधान सभा है उसने गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर यहां पर कुछ आर्टिकल्स यहां पे ऐड किए थे, जिन्हें यहां पे गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। साथ ही साथ जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने कुछ आर्टिकल्स यहां पे ऐसे भी ऐड किए थे जो यहां पे समाजवाद से प्रेरित थे, मतलब समाज की जो मूल भावना है, सभी लोगों का विकास, इससे प्रेरित थी। तो उसे हम लोग यहाँ पे समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं। और कुछ यहाँ पे उदारवादी तत्व हैं, मतलब कि यहाँ पे सरकार को दिखाती है कि सरकार यहाँ पे कितनी ज्यादा लिबरल है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट्स में आपके इसको डिवाइड किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जैसे आर्टिकल नंबर 40 है, इसको हम लोग गांधीवादी तत्व के अंतर्गत रखते हैं। आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 का है, 46 है, 47 है, 48 है। इनको आपको याद रखना होगा, इनको आपको याद रखना होगा। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन कि निम्न में से गांधीवादी अनुच्छेद, गांधीवादी राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि समाजवादी डीपीएसपी कौन सा है। आपको वहां पे ऑप्शंस दे देगा, ऑप्शन ऐसे दे देगा आर्टिकल 39, 41, 42 और आर्टिकल 46। तो आंसर क्या सही होगा? 46 सही होगा। ठीक है, इस तरह से आपके घुमा फिरा के किसी भी तरीके का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो तीन कैटेगरी में आपको मैंने डिवाइड करके बताया है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, क्या क्या प्रोविजन है, ये बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36। अभी आर्टिकल नंबर 36 क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर 36 में यहां पे राज्य की परिभाषा बताएगी कि आखिरकार जो स्टेट है, आखिरकार जो स्टेट है ये स्टेट है क्या, ये स्टेट आपका है क्या, इस बात को ये यहां पे डिफाइन करता है। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि ये जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपका क्या? चलिए ठीक है, तो यहां पे डीपीएसपी में आर्टिकल 36 यहां पे डिफिनीशन बताता है स्टेट के बारे में कि आखिरकार स्टेट है क्या। ठीक है, तो स्टेट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। ऑलरेडी जब मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था उस समय मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 12, और आर्टिकल 12 पे मैंने आप लोगों को वो सारी बातें बताई थी जो राज्य के अंतर्गत समाहित होती हैं। तो जो डिफिनीशन मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 पे बताई थी, सेम डिफिनीशन आपके आर्टिकल नंबर 36 में देखने को मिलती है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। और राज्य क्या होता है? मतलब प्राइमरी के चपरासी से लेकर भारत सरकार का सचिव तक या राष्ट्रपति तक, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, राष्ट्रपति तक जो भी व्यक्ति आपका बैठा है वो व्यक्ति आपका सरकार है, या ये कह लो वो व्यक्ति आपका राज्य है। ठीक है, तो ये राज्य का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी व्यक्ति आपका राज्य के हिस्से में आता है। तो ये यहां पे राज्य की डिफिनीशन दी गई है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब जबरदस्ती इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, इस पे एक लाइन और ऐड कर लेना, प्रवर्तनीय नहीं है,
ये 3 वर्ड यहां पे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके वादयोग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका सीधा मतलब होता है कि जबरदस्ती इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर यहीं पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ लें तो फंडामेंटल राइट्स आपके कैसे हो जाएंगे, वादयोग्य हो जाएंगे और न्यायोचित हो जाएंगे और ये आपके प्रवर्तनीय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को यहां पे याद रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको आपको लागू नहीं कराया जा सकता है। इनके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। सपोज करो कि यदि जो सरकार है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपके डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है, तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ये इस बात का मतलब है कि इनके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इन्हें देश की शासन व्यवस्था मूलभूत माना गया, मतलब जब यहां पे सरकार अपनी शासन व्यवस्था लागू करेगी तो इनको यहां पे मूलभूत माना गया, मतलब सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी वो सारी पॉलिसी, वो सारी सिद्धांत इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए। आई होप ये बातें आप लोगों को यहां पे ठीक है, तो ये बातें आपको यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 36 में यहां पे राज्य को डिफाइन किया गया है कि मतलब आखिरकार स्टेट क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है स्टेट क्या है। आर्टिकल 37 यहां पे बात करता है कि जो आपके डीपीएसपी हैं क्या इनको लागू कराया जा सकता है, फोर्सफुली लागू कराया जा सकता है, क्या ये प्रवर्तनीय है, ये तमाम सारी बातें आपके आर्टिकल नंबर 37 में दी गई हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि जब राज्य यहां पे कोई भी कानून बनाएगा, जब राज्य यहां पे कोई भी कानून बनाएगा तो राज्य कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। ठीक है, इनका यहां पे ध्यान रखेगा, ये बातें यहां पे दी गई हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य कानून बनाते समय ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिसमें लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि जब भी सरकार यहां पे कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे लोगों का सामाजिक पतन हो, आर्थिक पतन हो और राजनीतिक पतन हो। ठीक है, मतलब उनके विकास के बारे में सोचेगी। ठीक है, जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का मतलब है कि लोगों के रहने का स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज हो, लोगों का हर तरह से विकास हो, समाज में रहने वाले लोगों का हर तरह से विकास, उनकी लाइवलीहुड बढ़े, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बढ़े, उनकी सोचने की क्षमता बढ़े, समाज में एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज में सभी व्यक्ति की। ठीक है, तो ये मतलब होता है सामाजिक विकास का। अब बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास का मतलब ये नहीं होता है कि देश के अंदर मोदी जी, माफ कीजिएगा, अडानी जी, अंबानी जी पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ये मतलब नहीं होता है आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि हमारे समाज में ये जो खाई है ना, हमारे समाज में ये जो गरीब और अमीर की खाई है ऐसे है। ठीक है, ये आपका गरीब है, ये आपका अमीर है, तो सरकार कोशिश करेगी कि इसको थोड़ा सा बढ़ाए, इसको ज्यादा बढ़ाए, इसको थोड़ा बढ़ाए, इसको ज्यादा बढ़ाए, तो एक ऐसा समय आ जाए जब ये दोनों आपके बैलेंस हो जाए, समाज में सभी लोगों के पास बराबर पैसा हो। ठीक है, ये हालांकि वैसे प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं है किया जा सकता है, वास्तविकता में इसको नहीं लाया जा सकता है, बट सरकार का जो मूल कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य होता है कि जो यहां पे गरीब व्यक्ति है उसका पुनरुत्थान। ठीक है, ये मतलब होता है यहां पे आर्थिक विकास का। राजनीतिक विकास का मतलब होता है कि देश के अंदर हर व्यक्ति के पास राजनीतिक समझ हो। राजनीतिक समझ का मतलब है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता हो। एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स तो हर व्यक्ति को पता ही होने चाहिए। आप बेशक 5 पास हैं बट आपको यहां पे फंडामेंटल राइट्स आपके जो हैं, मैं तो मतलब अपने जब शहर में जाता हूं तो मैं वहां पे लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता हूं कि आपके पास ये अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है। आपको पुलिस उठा के ले जाती है, आपको 4 डंडे मारती है, आपको गाली देती है, ये गलत होता है आपके साथ, मैं लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि लोगों का राजनीतिक विकास हो, लोगों को अपने अधिकार पता चले कि उनके अधिकार क्या है, उनके अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में यहां पे पता होना चाहिए, उनके जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उन्हें यहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी सरकार करती है या जो भी पॉलिसी बनाती है, इन चीजों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाती है, तो माना जाता है कि लोगों का राजनीतिक विकास हो रहा है।
तो तीनों तरह के विकास को मैंने आपको समझा दिया है। तो आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जब कानून बनाएगा, विधि मतलब होता है कानून, विधि मतलब होता है कानून, ठीक है। राज्य कानून बनाते समय ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। सामाजिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, राजनीतिक विकास क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको ये चीजें यहां पे समझ आ जाएंगी। आर्टिकल नंबर 38, ठीक है, ठीक है। राज्य आय, आय मतलब होता है इनकम, गरीब की आय पूरे मंथ की 5,000 है, अंबानी जी की 200 करोड़ है, ठीक है। तो ये जो आय का यहाँ पे डिफरेंस है, ये जो यहाँ पे आय का डिफरेंस है, इसको यहाँ पे खत्म किया जाएगा। प्रतिष्ठा सुविधाओं, प्रतिष्ठा सुविधाओं का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा सुविधाओं का मतलब है कि भाई जो अमीर व्यक्ति है उसको थोड़ा ज्यादा सम्मान मिलता है और गरीब व्यक्ति को थोड़ा भी सम्मान नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे जो प्रतिष्ठा की असमानता है, ठीक है। सुविधाओं, सुविधाओं का मतलब ये है कि भाई अंबानी जी के पास सारी सुविधाएं हैं और आपके पास नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन है, इम्बैलेंसेस है, अवसरों की असमानता। अवसरों की असमानता क्या है कि जो व्यक्ति यहाँ पे अमीर है, जिसकी राजनीतिक पकड़ ज्यादा है, तो उसका काम आसानी से हो जाता है, उसको अवसर आसानी से मिल जाते हैं। जिनके पास यहाँ पर राजनीतिक पकड़ नहीं है तो उनको ये चीजें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात यहां पे क्लियर हो गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। ये बातें यहां पे राज्य के ऊपर लागू होती है कि राज्य सरकार ऐसा काम करेगा। आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने कर ली। आर्टिकल 36 देख लिया, 37 देख लिया, 38 देख लिया और 39 देख लिया, ठीक है। अब आर्टिकल हम 39 की हम लोग बात करते हैं। यहां पे लिखा है कि जो राज्य सरकार है, जो आपकी राज्य सरकार है, राज्य सरकार मतलब यहां पे आपकी केंद्र सरकार भी आती है और आपकी यहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, दोनों लोगों के लिए ये बात यहां पे बोली गई है। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि यहां पे कुछ गाइडलाइन जारी करी गई है जो कि आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को यहां पे फॉलो करना होगा। अब वो गाइडलाइन कौन सी हैं जिनको यहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक है। जो राज्य सरकार है, राज्य इस प्रकार का संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो। आप लोग देखते होंगे कि अब तो ये कोशिश की जा रही धीरे धीरे समाप्त करने की। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि एनडीए पे इसके पहले, अभी तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए कर दिया गया कि दोनों लोग यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हैं, पर 1 साल या 2 साल, सॉरी 2 साल से ये लागू हो गया। तो 2 साल पहले तक जो एनडीए की सर्विसेज है, जो एनडीए की सेवाएं हैं, जो एनडीए की नौकरी है, इन नौकरियों पे सिर्फ और सिर्फ जो लड़के हैं वही यहां पे फॉर्म भर सकते थे। तो क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि इसके पहले तक आर्टिकल नंबर 39 का यहां पे उल्लंघन होता था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 का उल्लंघन होता था। क्यों उल्लंघन होता था? क्योंकि आर्टिकल नंबर 39 जो है वो यहां पे स्पष्ट करता है कि पुरुष और स्त्री सभी को जीविका के समान साधन उपलब्ध होंगे, ठीक है। अब यहां पे तो एनडीए में तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, ठीक है, और इसकी वजह से इसको यहां पे समाप्त कर दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कई जगह पे यहां पे स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, ठीक है, तो वहां पे महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, जो काउंसलर रखी जाती है, जो रिसेप्शन में होता है व्यक्ति, वो महिला भी होती है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे देखते हैं। तो यहां पे ये जो चीजें हो रही है, चीजें आपकी यहां पे गलत हो रही है,
यही यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39 पे कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी को जीविका के समान साधन उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इसलिए यहां पर आ सकते हो क्योंकि तुम महिला हो या तुम पुरुष हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है, स्पेशली सरकार के संदर्भ में ये बातें बोली गई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पे ये बातें लागू नहीं होती है, ये स्पेशली सरकार के संदर्भ में बातें बोली गई है। अब देखो यहां पे कि ये अगर होता है कहीं पर तो ये आपका आर्टिकल नंबर 39 का उल्लंघन है। देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक हित में होगा। जो आपके देश के भौतिक संसाधन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि देश के अंदर जो आपके रिसोर्सेस है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोयला, आयरन, पेट्रोलियम, ये जो भी आपके उत्पाद है, उन सभी उत्पाद पर किसी एक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इन सभी उत्पादों पर आपका सभी व्यक्तियों का हस्तक्षेप होगा। सभी व्यक्तियों का हस्तक्षेप होने का मतलब यह है कि यहां पर देश के अंदर ये जो आपके रिसोर्सेस हैं, इन पर आपका एक कलेक्टिवली सभी लोगों को कलेक्टिवली फॉर्म पे यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मंत्री जी कहें कि भैया मैं तो कोयला मिनिस्टर हूं, तो देश का जितना कोयला है वो मेरे और मेरे पिताजी का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जो देश के अंदर रिसोर्सेस है वो बेशक आपके कोयला मंत्री है, बट देश के अंदर जो कोयला है वो आपका सभी लोगों का है। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी आपके सभी लोगों को यहां पे मिलेगी। ये बातें यहां पे डिस्कस की गई। तो देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक हित में होगा। मतलब सपोज करो कि अब कोई व्यक्ति है, वो कहे भाई हम तो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, क्या मानोगे तो गृह मंत्री, ठीक है, और मोटा भाई है, मोटा भाई क्या मैं तो देश का गृह मंत्री हूँ, और जो भी पुलिस प्रशासन है वो सारी मेरे अंडर में आती है, तो देश की जितनी पुलिस है वो सिर्फ मेरे घर के चारों तरफ लगेगी क्योंकि मैं तो देश का गृह मंत्री हूँ। तो यहाँ पे वही बातें बोली गई कि भैया जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का जो यूज किया जाएगा वो सामूहिक हित के लिए किया जाएगा। सामूहिक हित मतलब कि सभी लोगों के हित के लिए किया जाएगा, ठीक है। सामूहिक हित के लिए किया जाएगा मतलब सभी लोगों के हित के लिए किया जाएगा, ठीक है। सभी लोगों के हित के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को ये बात यहाँ पे क्लियर हो, ठीक है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, जो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधन का मतलब होता है कि जिनकी वजह से यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जो हम लोग यहाँ पे फसलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो साधन क्या है? आपके किसान है आपका साधन, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण मतलब सरकार के पास जो यहाँ पे उत्पादन के साधन है वो सभी लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो उत्पादन के साधन है जिनकी वजह से आपको उत्पादन हो रहा है वो किसी एक वर्ग के या एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, ठीक है। ये मतलब होता है यहाँ, ठीक है। ये बातें आर्टिकल नंबर 39 में ली गई, ठीक है। आर्टिकल 39 यहाँ पे एक और बात करता है, कहता है कि आप लोग देखते होंगे कि किसी काम को के लिए स्पेशली हम जो बात करते हैं कि अगर आपने कभी गांव में देखा होगा कि जब घर मकान बनते हैं तो गांव में जो महिला मजदूर आती है उसे कम पैसा दिया जाता है और जो पुरुष मजदूर आता है उसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है? उसकी क्षमता को देखते हुए ऐसा किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आप लोग देखते होंगे कई बार कि जो महिला है वो पुरुष से ज्यादा काम करती है, ठीक है, बट पैसा तो महिला को कम मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या होता है कि ये जो आपका काम तो दोनों समान कर रहे हैं, वो भी आपका वही काम कर रहा है, घर मकान बनाने वाला वो भी ईंट पत्थर वगैरह लिए जा रहा है ऊपर तक, और ये पुरुष भी लिए जा रहा है, जबकि महिला आपकी ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काम तो दोनों लोग एक ही कर रहे हैं और लगभग बराबर भी कर रहे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन उनके वेतन में जो है वो फर्क है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 39 पे लिखा है, ठीक है। अगर वो महिला, सपोज करो गांव की जो महिला है और वो महिला यहाँ पे पढ़ी लिखी है, तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और बोल सकती है कि देखो यहाँ पे जो स्पेशली वो प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होता है, वैसे प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होना चाहिए। अगर यहाँ पे सरकार ऐसा कोई काम करती है मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में मतभेद करती है, उनके वेतन में मतभेद करती है सिर्फ इस आधार पे कि वो महिला और वो पुरुष है, ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें गलत है, ठीक है। राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि कर्मकारों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो पाए, ठीक है। जो आपका राज्य सरकार है वो आपका इस प्रकार से प्रबंध करें कि इनका यहाँ पे दुरुपयोग ना हो पाए, मतलब जो आपके यहाँ पे बच्चे हैं, जो यहाँ पे कर्मकार हैं, तो इनका यहाँ पे दुरुपयोग ना हो पाए। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है।
बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाए और उनकी नैतिक और आर्थिक शोषण की रक्षा की जाए। ठीक है, मतलब सरकार का ये काम है कि बच्चों का किसी तरह से शोषण ना हो, उनके लिए यहाँ पे जो वातावरण हो वो स्वच्छ वातावरण हो, उनका किसी तरह से शोषण ना हो। ये बातें यहाँ पे दी गई हैं आर्टिकल नंबर 39 पे। ठीक है, तो आपको आर्टिकल नंबर 39 यही याद करना है, मैं आपको पहले ही बता दूं, पर ये समझाना मेरा कर्तव्य था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ठीक है। और अगर बहुत दिल करे तुम्हारा, अगर तुम्हारा बहुत दिल करे कि नहीं नहीं सर हमें तो ये आर्टिकल बहुत पसंद आया, हम तो यहाँ पे इसको याद ही करेंगे, ठीक है, ये याद कर लेना, एक इस पे ये वाला पार्ट याद कर लेना, और अगर और ज्यादा दिल करे तुम्हारा तो इसका एक ही वाला पार्ट याद कर लेना। और दो के अलावा अगर तुमने तीसरा यहाँ पे आर्टिकल याद करने या रटने की कोशिश की तो समझ लो तुम्हें तुम्हारी मम्मी का समय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और आर्टिकल, आर्टिकल नंबर है आपका 39A। ठीक है, इस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में आपका 39A जोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि सर आखिरकार ये 39A क्या है। ठीक है, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को उल्लेख किया गया। सिर्फ आपको यहाँ पे यही याद रखना है, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। अभी निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है कि सरकार यहाँ पे कोशिश करेगी कि जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे फ्री में लीगल एड दिया जाए, फ्री में यहाँ पे आपकी विधिक सहायता दी जाए। तो ये बातें यहाँ पे दी गई हैं, क्लियर है सभी को। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद करना है, एक आर्टिकल 39A का याद रखना है। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, मतलब कि आर्टिकल 40 कहता है कि जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार, राज्य के अंदर आपके जिले होते हैं, जिले के अंदर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर गांव होते हैं। ठीक है, तो गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये बात यहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 पे मेंशन की गई। बस आपको यही पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 कहता है कि स्थानीय निकायों का विकास कराया जाएगा। किसका विकास कराया जाएगा, स्थानीय निकायों का विकास कराया जाएगा। स्थानीय निकायों का विकास कराया जाएगा। ठीक है, अब इस दिशा में कुछ आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पर वो हमें याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिकल 41 बिल्कुल नहीं याद करना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे में, बेरोजगारी की स्थिति में, बीमारी आदि की दशा में, आदि के दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब सभी लोग यहाँ पे अपना रोजगार पा सकते हैं। बुढ़ापे में उनको जो सहायता दी जाती है, ठीक है, तो आपके वो जो ओल्ड एज बना दिए गए हैं, क्या बोलेंगे, बोलते हैं उनको, वृद्धाश्रम वगैरह, उनके माध्यम से उनको राज्य सरकार यहाँ पे सहायता प्रदान करती है। ये आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध। मतलब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि जो आपके राज्य हैं, राज्यों में यहाँ पे प्रसूति सहायता की जाए। मतलब जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। ये यहाँ पे सरकार का काम होगा। ऐसा ना हो कि पता चले कि आप यहाँ पे 8 घंटे के लिए, किसी सरकार आपको 8 घंटे के लिए जॉब में रखती है और पता चले सुबह आपको 7 बजे बुलाती है और रात में 9 बजे आपको छोड़ती है, ऐसा ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा। ठीक है, मतलब आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं कराएगी सरकार जो यहाँ पे मानवोचित ना हो। मानवोचित का मतलब है कि कोई भी आपसे ऐसा काम नहीं कराएगी जो आपके मनुष्य के लिए उचित ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को यहाँ पे अगर हम किसी केमिकल वगैरह के प्रोडक्शन में रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां पर उनका जो एज है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो सरकार यहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। तो कार्य की न्याय संगत, यहाँ पे न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे समझ आ गई। आर्टिकल 42 भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी।
निर्वाह मजदूरी का मतलब ये है कि आपको जो सरकार है वो ऐसा सरकार मतलब प्राइवेट सेक्टर पे भी बातें लागू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो आपका कहीं ना कहीं देश के अंदर ही आते हैं ना, तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होते हैं। ठीक है, कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब सपोज करो जैसे दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली सरकार ने एक बात बोली है कि हम किसी भी व्यक्ति को महीने में 12,000 से नीचे 12,000 से नीचे हायर नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति 12,000 से नीचे काम कर रहा है, उसका जो मालिक है वो मालिक आपको 12,000 से कम रुपए दे, ठीक है, तो आप सीधे सीधे जो दिल्ली हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपके पास प्रॉपर यहां पे अगर सैलरी स्लिप है तो आप यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हो और बता सकते हो कि सर जैसा कि यहां पे राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति आपका 12,000 से कम में काम नहीं करेगा, या जो कंपनी मालिक है उनको यहां पे मिनिमम 12,000 वेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल हमारा जो 43 है वो कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और जो दिल्ली सरकार के द्वारा निर्वाह मजदूरी लागू की गई है वो आपकी यहां पे 12,000 लागू की गई है। मतलब कि अगर कोई भी आपका जो मालिक है वो 12,000 से कम आपको पैसा दे रहा है तो आप सीधे सीधे आपका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी आपका दिल करे तो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी देना होगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 43 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। ठीक है, ये गांधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत से संबंधित है। ग्रामोदय का मतलब होता है गांव का विकास। ठीक है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक, तो यहाँ पे जो कर्मचारी है उनको यहाँ पे निर्वाह मजदूरी दी जाएगी और कुटीर उद्योग का विकास किया जाएगा। कुटीर उद्योग का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे यहाँ पे उद्योग है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे छोटे छोटे उद्योग मतलब जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई या छोटा मोटा आपको स्किल हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इस तरह के जो आपके स्किल्स है वो सरकार यहाँ पे आपको प्रमोट करेगी, ये यहाँ पे बातें बोलेगी। ठीक है, ये आपके आर्टिकल नंबर 43 में लिखे। अब आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल नंबर 47। ठीक है, अब ये आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है? लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय मतलब जैसे शराब और इत्यादि, ठीक है, मादक पेय पदार्थों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मतलब जो सरकार है वो यहाँ पे जो नशीले पदार्थ हैं, जो मादक पेय हैं जैसे दारू हो गया या जो भी है, ठीक है, उनको यहाँ पे सरकार प्रतिबंधित करेगी। ठीक है, प्रतिबंधित करेगी सरकार, यहां पे प्रतिबंधित करेगी। पर सरकार यहां पे प्रतिबंधित इसलिए नहीं करती है क्योंकि सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू इससे मिलता है, इसलिए सरकार इनको प्रतिबंधित नहीं करती। हालांकि यहां पे जो आर्टिकल 47 है वो यहां पे इस बात को बोलता है कि भैया आपको ये काम यहां पे कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आर्टिकल नंबर 48 है, 48A, और आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि जो यहाँ पे राज्य के जो सरकार है, सरकार यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण करेगी, उसका विकास करेगी, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगी। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, इसे आपका 1976 में यहाँ पे जोड़ा गया था। जीवन के बेहतर मानदंड और प्रदूषण रहित वातावरण हेतु इस प्रावधान को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 49 क्या कहता है? जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, आपको 48A भी नहीं याद रखना है। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। स्मारक की जो यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, ठीक है, उनका यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर आपका 50, और आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक कर। मतलब कार्यपालिका क्या है? ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे कानून का निर्माण, कानून को लागू कराती है, वो आपकी कार्यपालिका है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS IPS अधिकारी वगैरह जो होते हैं, वो आपके सारे यहाँ पे क्या होते हैं? कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। न्यायपालिका आप सभी को पता ही है, जो आपकी जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इन दोनों को यहाँ पे अलग कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50, ये दोनों एक दूसरे से अलग। ठीक है, निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना यहाँ पे जरूरी है। मतलब सपोज करो यहाँ पे जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है या जो सरकार है, जैसे PM है, PM यहाँ पे न्यायपालिका के ऊपर अगर हस्तक्षेप करेंगे तो अपना वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। तो यहाँ पे निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग।
ठीक है 50। आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, मतलब जो हमारी सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेगी, उससे संबंधित प्रावधान करेगी ताकि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पे प्रमोट करेगी। राष्ट्रों के मध्य समान पूर्वक न्याय संगत संबंधों को बनाए रखेगी। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करेगी। इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं उनके आगे मैंने आपको स्टार बना दिया है। आपको सिर्फ उतने ही आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जिसको पीएचडी करनी है, जिसको एकदम महारथी बनना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, उनके आगे मैंने आपको स्टार बना के यहाँ पे बता दिया, ठीक है साथियों। तो डीपीएसपी में हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी वो आपके यहाँ पे मूल कर्तव्यों से संबंधित होगी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास।